नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 102, ध्यान दीजिए, पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 3 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं हल किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे जाकर जरूर हल करें। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 3 शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य। इसका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बीएड सेकेंड ईयर 2021 में वार्षिक एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पर भी समकालीन भारत है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रश्न आ सकता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? आ 1 सितंबर 1961, बा 1 सितंबर 1965, सा 1 दिसंबर 1961, दा 1 दिसंबर 1965। तो एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आ 1 सितंबर 1961। आप लोग ध्यान रखना, कभी कभी इसका मुख्यालय भी पूछ लेता है। तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके 8 संगठक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुख्यालय देख लीजिएगा, पूछता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्य क्षेत्र बताइए। आ माध्यमिक अध्यापक शिक्षा, बा प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक अध्यापक शिक्षा, सा स्नातक अध्यापक शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का दा उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई कहा जाता है, जो सारे जो एजुकेशन है या उससे विवाद संबंधी जो भी चीज़ें हैं यही देखता है। अभी जो बीएड और बीटीसी का विवाद है एनसीटीई ही देख रहा है, तो जो भी चीज़ें हैं इसी से पूछा जा रहा है। की स्थापना 17 अगस्त 1995, कभी कभी पूछ लेता है, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में 4 जोनों में विभाजित है ये। तो पॉइंट है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा, चाहे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप पीडीएफ जरूर देख लीजिएगा एक बार। महत्वपूर्ण प्रश्न है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? आ मुदालियर आयोग, बा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, दा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ मुदालियर आयोग। तो 3 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, ग्रामीण बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन योजना, जिसे मिड डे मील कहते हैं, कब प्रारंभ की गई थी? आ 20 अगस्त 1990, बा 15 अगस्त 1995, सा 15 अगस्त 1993, दा 20 अगस्त 1991। जीएस जैसे प्रश्न है, प्रश्न आ चुका है जीएस में भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिड डे मील कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है, वहाँ पर एनसीईआरटी की स्थापना पूछा गया था। यहाँ पर एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? आ 1973 में, बा 1985 में, सा 1995, दा 1993। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनसीटीई की स्थापना कब हुई? सा 1995 में। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, एनसीटी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में, वहाँ पर हमने लिख भी दिया है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आ 28 सितंबर 1946, बा 26 जुलाई 1945, सा 24 मार्च 1948, दा 23 सितंबर 1952। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 का माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 6 का सही जवाब है दा 23 सितंबर 1952 को।
अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने खंडों में प्रस्तुत किया? आ 3, बा 2, सा 4, दा 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 खंडों में। 29 जून 1966 को कोठारी आयोग ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियों के 18 अध्याय एवं 692 पृष्ठों में एक प्रतिवेदन तैयार किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का कार्य क्षेत्र नहीं है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसके अंतर्गत कौन सा नहीं है? आ स्कूली शिक्षा, बा उच्च शिक्षा, सा प्रौद्योगिकी शिक्षा, सा दा बजट। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? स्कूली शिक्षा है, उच्च शिक्षा है और प्रौद्योगिकी शिक्षा भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा बजट नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कीजिए तथा अपने दोस्त यार जो भी हैं उन्हें शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके इसलिए किया जा रहा है। आप लोग बार बार बोलते हैं जिससे आप लोगों को लाभ हो सके, तो आप लोग भी इतना उपकार कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। आ शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करना, बा शिक्षा की गुणात्मक विकास करना, सा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना, दा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना। तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का दा विद्यालय में नामांकन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। आ राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बा मुदालियर आयोग, सा हंटर कमीशन, दा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कथन किस समिति का उद्घोष है? देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, तो दा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, पंचसूत्री, ध्यान रखना त्रिसूत्री भी है, तो पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? आ हंसा मेहता समिति, बा हटोग समिति, दा सा कोठारी आयोग, दा मुदालियर आयोग। तो पंचसूत्री कार्यक्रम का सुझाव किस आयोग में दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का सा कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन से था? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, दा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो आप लोग ध्यान रखना, भारत का पहला आयोग कौन था? ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन स्वतंत्र भारत अर्थात जब भारत आज़ाद हुआ तब सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन से था, प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में किस स्तर की शिक्षा का व्यवसायीकरण करने को कहा गया? आ प्राथमिक शिक्षा, बा माध्यमिक शिक्षा, सा उच्च शिक्षा, दा निम्न माध्यमिक शिक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बा कोठारी आयोग, सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, दा मुदालियर आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा सा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, त्रिभाषा सूत्र फार्मूला किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके निम्न में से किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया? तो जो त्रिभाषा सूत्र था उसमें संशोधन करके कोठारी आयोग ने अन्य किन भाषाओं को सम्मिलित करने पर जोर दिया?
तो आ मातृभाषा, राज्यभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। बा अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय भाषा। सा क्षेत्रीय, हिंदी, यूरोपीय भाषा। दा प्रादेशिक, अंग्रेजी, यूरोपीय भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करके किन भाषाओं को सम्मिलित करने का जोर दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का आ, मातृभाषा, राज्यभाषा, भारतीय भाषा या यूरोपीय भाषा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? आ श्रीमती हंसा मेहता समिति। बा सैम पित्रोदा समिति। सा होंग समिति। दा सैडलर आयोग, सैडलर कमीशन। तो स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ, श्रीमती हंसा मेहता समिति। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? आ भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902। बा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1907। सा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। दा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66। अगला प्रश्न है, किस सन में संशोधन करके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तृत कर दिया गया? आ सन 1990 में। बा सन 1992 में। सा सन 1994 में। दा सन 1991 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बा, सन 1992 में। अगला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था? किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है? आ माध्यमिक शिक्षा की। बा प्राथमिक शिक्षा को। सा उच्च शिक्षा को। दा पूर्व प्राथमिक शिक्षा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का आ, माध्यमिक शिक्षा को शिक्षा की रीढ़ का हड्डी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आ सर विलियम हंटर। ध्यान रखना, अभी इसके पहले था स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और अभी पूछ रहा है पहला भारतीय शिक्षा आयोग, अर्थात ये स्वतंत्रता के पहले भी हो सकता है। तो पहला भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात पहले भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष और पहला भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर पूछा है पहला भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। बा मैकाले। सा चार्ल्स द ग्रांट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 का, पहला भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बी इसका आ, सर विलियम हंटर। थोड़ा सा हम लोग नोट लिख दिए हैं, देख लीजिएगा PDF आप लोग प्राप्त करके। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपिन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में मातृभाषा में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? आ 35A। बा 356A। सा 350A। दा 354A। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का सा, 350A में। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आ मुदालियर आयोग। बा विश्वविद्यालय आयोग। सा कोठारी आयोग। दा माध्यमिक आयोग। तो शिक्षा आयोग को दूसरे किस नाम से जाना है, मतलब अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, कोठारी आयोग को शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड योजना जो है महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा इस पॉइंट को। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी?
आ प्राथमिक, बा माध्यमिक स्तर, सा उच्च प्राथमिक स्तर, दा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के विद्यालयों के सुधार हेतु बनाई गई थी? प्रारंभ में, बाद में तो बढ़ा दिया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का आ। जो प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी प्राथमिक स्तर की, प्राइमरी की। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, तो ब्लैक बोर्ड योजना के बारे में आप लोग ध्यान रखना किस लिए बनाई गई थी। तो प्राइमरी विद्यालय में न्यूनतम जो सामग्री, शिक्षण सामग्री होती है उसे उपलब्ध कराना था, इसलिए आप लोग को याद रहेगा इस तरह से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आ शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बा शैक्षिक पुनर्गठन, सा तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा, दा शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, शिक्षा में भ्रष्टाचार। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का खंड नहीं है। अगला प्रश्न है, स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान किस स्तर की शिक्षा के लिए चलाया गया था? आ माध्यमिक, बा उच्च माध्यमिक, सा प्राथमिक, दा उच्च प्राथमिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सा, प्राथमिक। जो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था ये प्राथमिक अर्थात प्राइमरी स्तर के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम नवोदय विद्यालय 1985-86 किन राज्यों में खोले गए थे? आ कश्मीर नैनीताल, बा हरियाणा पंजाब, सा हरियाणा महाराष्ट्र, दा दिल्ली चंडीगढ़। तो प्राथमिक नवोदय विद्यालय किन राज्यों में खोले गए थे? 1985-86 की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का सा, हरियाणा और महाराष्ट्र में। नोट पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, कक्षा 6 से 12 तक। तो नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक ही स्टडी होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? भारतीय विश्वविद्यालय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आवासीय संबंधक शिक्षण, बा आवासीय संबंधक, आवासीय संबंध, सा संबंधक, उच्च आवासीय, दा इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय विश्वविद्यालय के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का बा, आवासीय संबंधक, आवासीय संबंध। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? आ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया था? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई? आ 1986 में, बा 1985 में, सा 1984 में, दा 1987 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का दा, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? आ कंप्यूटर शिक्षा की, बा तकनीकी शिक्षा की, सा बुनियादी शिक्षा की, दा कृषि शिक्षा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का आ, कंप्यूटर शिक्षा की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है? आ मुक्त विश्वविद्यालय, बा नवोदय विद्यालय, सा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दा इनमें से सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य योगदान है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य योगदान है आ
मुक्त विश्वविद्यालय बा, नवोदय विद्यालय सा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों के विकास तथा सत्य की खोज करना है। यह विचार किसका है? आ महात्मा गांधी, बा सरदार पटेल, सा पंडित नेहरू जी, दा टैगोर जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का सा, पंडित नेहरू जी। 32 का सही जवाब सा। अगला प्रश्न है, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? आ एस राव, बा एच हेदरिंगटन, सा एन मुखर्जी, दा हैदर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, द सोशल फंक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो एच हेदरिंगटन। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कैसी योजना थी? आ व्यक्तिगत, बा राज्य प्रयोजित, सा केंद्र प्रयोजित, दा कॉलेज। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कैसी योजना थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, केंद्र प्रयोजित। अगला प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा गया? सबके लिए शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्या लक्ष्य रखा गया? आ पौर शिक्षा, बा प्राथमिक शिक्षा, सा साक्षरता, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने में संबंधित है? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? आ उत्तर प्रदेश शिक्षा परियोजना, बा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सा सर्व शिक्षा अभियान, दा उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का सा, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? आ शिक्षा का सार्वजनिकरण, बा सबको अच्छी शिक्षा, सा बच्चों स्कूल चलो, दा सभी नारी को शिक्षा। तो आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का आ, शिक्षा का सार्वजनिकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबद्ध करने का विचार किसका था? आ मैकाले, बा डॉक्टर सांगू, सा जेपी नायक, दा हंटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, जेपी नायक। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लोक व्यापीकरण पर जोर दिया था? आ पंडित जवाहरलाल नेहरू, बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सा महात्मा गांधी जी ने, दा सरदार पटेल जी ने। तो शिक्षा में लोक व्यापीकरण का पर जोर दिया था। 39 का सही जवाब हो जाएगा बा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? आ रटने पर बल, बा सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, सा व्यवसाय शून्य शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन सी थी? आ राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, बा पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, सा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? आ जिला प्रदेश शैक्षिक कार्यक्रम, बा जिला पौर शिक्षा कार्यक्रम, सा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, दा प्रादेशिक आयोग शिक्षा कार्यक्रम। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। जो पेपर 101 था उसमें भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें भी इस तरह से फुल फॉर्म पूछा गया था और बीएड में भी पूछा गया है सेकंड ईयर में, तो पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा।
42 का सही जवाब है सा। डीईपी डीपीईपी का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म क्या है, डीपीईपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका सही जवाब है सा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आ 2000-2001 में, बा 2001-2002 में, सा 2003-2004 में, दा 2005-2006 में। तो इसका सही जवाब है सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, बा 2001-2 में। कहीं कहीं देखेंगे आप सर्व शिक्षा अभियान 2001 में, कहीं 2 दिया रहता है। तो जो प्रारंभ किया गया था बजट में 2001-2 में, इसलिए कुछ भी रहे 2001-2002 दोनों सही रहे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। इस तरह से कई प्रश्न हैं, कब सिफारिश की गई, कब लागू किया गया, दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है। आ राष्ट्रीय विकास हेतु, बा सभी शिक्षा के समान अवसर देने हेतु, सा एकीकृत समाज स्थापना हेतु, दा यहाँ पर दा रहेगा उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता किन कारणों से आवश्यक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन सा है। आ भाषा समस्याएं, बा प्रांतीयता, सा राजनीतिक दलों की भूमिका, दा उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा, उपयुक्त सभी। भाषागत समस्या आपको तब भी, प्रांतीयता, क्षेत्रवाद, राजनीतिक दलों की भूमिका, राजनीतिक दल भी क्या करते हैं, क्षेत्रवाद कभी कभी बोलते हैं महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र ही रहेंगे, या तमिलनाडु में तमिलनाडु ही रहेंगे, जिसे राजस्थान में ज़्यादा बढ़ी दी जाती है, उत्तराखंड में उत्तराखंड को ज़्यादा, अन्य राज्यों को 5% दिया जाता है। तो इस तरह से जो भी राजनीतिक चीज़ें की जा रही हैं ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे। आ डॉक्टर राधाकृष्णन, बा एस.एन. मुखर्जी, सा डॉक्टर शंपूर्णानंद कोठारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष थे सा डॉक्टर शंपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है। ध्यान रखना बाधक तत्व है उसमें से एक नहीं है राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व में। 2-3 बार पूछ चुका, थोड़ा महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। आ निरक्षरता, बा जातिवाद, सा शिक्षा, दा वोट की राजनीति। तो राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में कौन सा एक नहीं है। निरक्षरता, अगर आप निरक्षर हैं तो हो सकता है, जातिवाद भी होगा, वोट की राजनीति भी होती है। तो इसका सही जवाब है सा शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो ये बाधक नहीं बल्कि ग्रोथ करेगा, देश को भी आगे ले जाएगा, इसीलिए कहते हैं शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार के किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई थी। केंद्र सरकार के किस योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई थी। आ पंचमुखी, बा अष्टमुखी, सा पंचवर्षीय, दा सुधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का सा पंचवर्षीय के माध्यम से। किस योजना के माध्यम से, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से शिक्षा में सुधार की योजना बनाई गई थी। अगला प्रश्न है भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है, यह कथन किसका है। आ डॉक्टर शंपूर्णानंद कमेटी का, बा कोठारी आयोग का, सा आचार्य राममूर्ति का, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ डॉक्टर शंपूर्णानंद कमेटी का। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी हैं। तो ढेर सारी शिक्षा नीति हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कौन सा, लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है सेम तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोग 2020 का ध्यान देगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था। आ 10+3+3, बा 10+3+4, सा 10+2+3, सा 10+5+4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा 10+2+3। तो इसका मतलब होता है 10, 10, 2 मतलब 12 और 3 15, अर्थात आप BA तक ले जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2068 में किस संरचना को स्वीकार किया गया था, तो BA तक का। तो 2000 मैंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या थी,
तो आप लोग बताइए, आइए देख लेते हैं, मैंने लिख दिया था आप लोग सुविधा के अनुसार। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? 5+3+3+4 है। ध्यान रखना, 5+3+3+4 है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 5 का मतलब होता है 3 साल प्राइमरी और 2 साल कक्षा 1 और 2, अर्थात 5 का मतलब हो गया कक्षा 2 तक। और ये 3 का मतलब हो गया 3 और, तो 3 4 5, अर्थात 5+3 का मतलब हो जाएगा कक्षा 5 तक। और इस 3 का मतलब हो जाएगा 6 7 8, अर्थात 5+3+3 का मतलब हो जाएगा तो 2 3 5 3 कक्षा 8 तक। और ये 4 जोड़ दोगे तो 9 10 11 12, अर्थात पूरा मिलाकर 12 तक। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना। 5 का मतलब जो मैंने लिख दिया, आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ में। 5 का अर्थ है 3 साल का प्राइमरी स्कूल और उसके बाद कक्षा 1 और 2, अर्थात 5 का मतलब हो जाएगा कक्षा 2 तक। इसके बाद 3 का अर्थ है कक्षा 3 4 5, अर्थात 5+3 का मतलब हो गया 5 तक। फिर अगला 3 का अर्थ है कक्षा 6 7 8, अर्थात 5+3+3 का मतलब हो जाएगा 8 तक। फिर उसके बाद +4 है तो 9 10 11 12, अर्थात 5+3+3+4 का मतलब हो जाता है 12 तक। इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना 5+3+3+4, सिर्फ इतना याद रखिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? 5+3+3+4 याद रखना प्लीज। ये प्रश्न आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आएगा। तो जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे पेपर 102 का ही, क्योंकि आप लोगों का कल पेपर है, अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा। इसका यूनिट 4 भारत में शिक्षा के मुद्दे एवं चुनौतियां। तो इस प्रश्न को हम लोग यूनिट को हल करेंगे। दोस्तों आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जितना हो सके टाइम वेस्ट मत कीजिए। मॉडल पेपर या बुक से कहीं से भी रिवीजन कीजिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए। निश्चित रूप से एग्जाम में आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप लोग ग्रुप से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूँ कि आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का दायरा एक सीमित है, तो सीमित बच्चे हैं, फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो बनाया जा रहा है वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग कहीं जाकर कई कोर्स खरीद रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उसके बजाय आप लोग बुक और मॉडल पेपर बहुत कम पैसे में बुक और मॉडल पेपर बार बार रटिए और मेरे साथ टेस्ट दीजिए, अपना लेवल चेक कीजिए कैसा है, कम है, किस जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़िए, तो निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।